रिया अपनी जिंदगी और ऋषि को पाने के पागलपन में जूही को पॉइजन देना चाहती थी, पर इतने में ही नीना पांडे ने वहां आकर रिया को रोक दिया था। फ्रस्ट्रेट होकर रिया नीना पांडे से बोलने लगी, माँ, अगर आप पापा के साथ ये कर सकते हो तो मैं जूही के साथ क्यों नहीं। ये सुनकर तो जैसे नीना पांडे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। नीना पांडे की ऐसी हालत देखकर रिया चिढ़कर वहां से चली गई। वो अपने रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर ही रही थी कि पीछे से अपना लाल पीला चेहरा लिए नीना पांडे अंदर आ गई। वो रिया की ओर उंगली करके कहने लगी, क्या मतलब था रिया तुम्हारी उस बात का। रिया ने मुस्कुराते हुए नीना पांडे से कहा, माँ, आप इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि मेरी सीधी सीधी बात का मतलब ना समझ सके। नीना पांडे ने घबराते हुए उससे कहा, रिया प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो, क्या मतलब था तुम्हारी उस बात का। रिया ने नीना पांडे के पास आकर कहा, ठीक है, अगर आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो यही सही। मेरा मतलब यही था माँ कि मैंने कई बार आपको देखा था हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए, वही हेल्थ प्रोडक्ट्स जो आप अपने और पापा के लिए लाए थे। पापा ने तो उन्हें खा लिया था, पर आप चोरी छुपे उन्हें फेंक देती थी। वो हेल्थ प्रोडक्ट्स ही थे या। रिया से ये बात सुनकर नीना पांडे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से रिया को एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं नहीं रिया बेटा, तुम गलत समझ रही हो। रिया ने चिढ़कर उनसे कहा, हो शट अप मॉम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पापा के साथ क्या किया और क्या नहीं, तो प्लीज ये बहाने ना मेरे सामने मत ही बनाइए। नीना पांडे रिया की स्टोन से शॉक्ड हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, मैंने पूरी दुनिया से ये सच छुपाया पर मेरी बेटी ने ही मुझे पकड़ लिया। फिर नीना पांडे ने रिया से बड़े प्यार से कहा, बेटा, जो भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। तुम। नीना पांडे की बात पूरी होती उससे पहले उनकी बात काटते हुए रिया बोली, अच्छा, मेरे लिए या अपने उस असिस्टेंट के लिए। नीना पांडे इस बार बुरी तरह चौंक गई। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। उन्होंने सोचा, मेरे सभी काले गहरे राज जिन्हें मैंने दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो मैं अपनी खुद की बेटी से ही नहीं छुपा पाई। नीना पांडे कुछ कहती उससे पहले रिया ने कहा, पर डोंट वरी मॉम, आपके सीक्रेट्स मेरे साथ सेफ है। भले ही आपने मेरे लिए पापा को नुकसान ना पहुंचाया हो, पर फायदा तो मेरा भी हुआ है, सो आई एम कूल। रिया ने फिर मन ही मन कहा, जिस दिन मैंने पहली बार माँ को अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने उस बात को इग्नोर किया था। पर जब ये कई बार हुआ और साथ ही साथ पापा की हेल्थ भी दिन ब दिन खराब ही होती गई, तो मुझे यकीन हो गया कि उनकी बिगड़ती हेल्थ के पीछे मम्मा का ही हाथ है। मैं जाना चाहती थी उनसे सवाल करने के लिए, पर फिर नहीं गई, क्योंकि पापा के हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी लाइफ बेहतर होती चली गई। फिर मैंने इस बारे में गौर से सोचा तो पाया दैट आई डोंट केयर कि पापा चाहिए या मरे। उन्होंने तो हमेशा सिर्फ जूही को ही चाहा था, और मुझे तो सिर्फ नाजायज होने के ताने ही मिले। उन्हें अगर अपनी पहली बीवी और बेटी से इतना ही प्यार मिला था तो क्यों आए वो मेरी माँ के पास, और अगर आए थे तो सिर्फ हमारा ही बनकर रहना चाहिए था। जो भी हुआ उनके साथ अब खुद भुगते। वहीं नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, गुड, अगर तुम जानती हो कि ये तुम्हारे भले के लिए था तो तुम अब मेरी बस एक और बात सुन लो, जूही को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नीना पांडे की इस बात पर रिया चीख पड़ी, नहीं माँ, मुझसे वो लड़की एक पल को बर्दाश्त नहीं। उसकी वजह से मुझे कभी पापा का प्यार नहीं मिला, लोगों के ताने मिले, नहीं, अब और नहीं। नीना पांडे रिया को शांत करते हुए बोली, रिया शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, इसीलिए तो महेंद्र के बीमार होने के बाद मैंने जूही की हालत नौकरों से बदतर कर दी थी। रिया ने फिर फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहा, तो क्या फायदा हुआ उसका, आज फिर जूही मुझसे आगे निकल गई है, वो मिसेस सिंघानिया बन गई है। नीना पांडे ने इस बात पर रिया से कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि जूही को अभी नुकसान मत पहुंचाओ। रिया ने अपना सर नामे हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं नहीं, वो मिसेस सिंघानिया कैसे बन सकती है, वो मेरा हक है, वो मेरी जगह है, और मैं उसे वापस छीन कर ही रहूंगी। नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अब तो इसे ऋषि का सच बताना ही होगा। ये सोचकर नीना पांडे ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। वो बोली, रिया। पर रिया ने नीना पांडे की बात सुने बिना कहा, इनफ, मुझे आपका और लेक्चर नहीं सुनना, और वैसे भी मैंने ऋषि को कुछ नहीं किया है, जो किया है जूही के साथ किया है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब काम मेरा था, जैसे कभी किसी को ये नहीं पता चला कि पापा की हेल्थ बिगड़ने के पीछे आपका हाथ था। रिया की बात सुनकर नीना पांडे बिल्कुल चुप हो गई। उसने मन ही मन सोचा, रिया अभी सोचने और समझने की हालत में नहीं है, मैं इसे अभी ऋषि का सच नहीं बता सकती। नीना पांडे का पीला चेहरा देखकर रिया ने सोचा, माँ, मैं आपसे ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, ऋषि को तो मैं पाकर ही रहूंगी। नीना पांडे ने एक दूसरे तरीके से रिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें जूही के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि जो लड़की ऋषि के साथ रहती है वो अपने आप मारी जाती है, तो तुम क्यों उसके खून से अपने हाथ गंदे कर रही हो। बस थोड़ा इंतजार कर लो, जूही खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी, ठीक है रिया। जब रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीना पांडे ने जोर से उससे पूछा, ठीक है ना रिया। रिया ने नीना पांडे की बात पर बस हाँ में सर हिला दिया और नीना पांडे ने चैन की सांस ली। फिर कुछ सोचकर वो बोली,
अच्छा बताओ रिया, तुम जूही को पॉइजन कब से दे रही हो, और सही सही बताना। रिया ने मुंह बनाकर उससे कहा, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी जब इस बार वो शादी के बाद आई थी तभी से थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। नीना पांडे ने ये सुनकर चैन की सांस ली। वो बड़बड़ाने लगी, हो थैंक गॉड, वरना कसब हो जाता। नीना पांडे की ऐसी बातें सुनकर रिया ने मुंह बना लिया। मन ही मन वो सोचने लगी, छोड़ूंगी तो मैं नहीं जूही को। इतना इतरा रही थी ना उस दिन ऋषि के साथ। नीना पांडे अपने रूम में जाने लगी थी, लेकिन फिर कुछ कहने के लिए वो अचानक पलटी। ये देखकर रिया ने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, अभी तक इनका लेक्चर खत्म नहीं हुआ। नीना पांडे ने रिया से बस इतना ही कहा, रिया तुम सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, मैं ये सब अब संभाल लूंगी। और जो पॉइजन किचन में गिर गया है उसकी भी तुम चिंता मत करना। निर्मला बेवकूफ है, कुछ देख भी लेगी ना फिर भी कुछ समझ नहीं पाएगी। पर रिया को सारी रात नींद नहीं आई। वो उलटते पलटते सारी रात बस जूही और उससे छुटकारा पाने के तरीके सोच रही थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तक घर में शांति बनी रही। ना ही कोई तमाशा हुआ और ना ही कोई बहस। पर आज का दिन था जब जूही को अपनी चोट के टांके कटवाने हॉस्पिटल जाना था। जूही ने मन ही मन सोचा, उस दिन वाली गलती मैं वापस से नहीं दोहरा सकती। विनय को बात करके ही हॉस्पिटल जाती हूँ। वैसे तो ऋषि को कोई खबर नहीं रहती, पर अगर उसे पता चला कि मैं घर से बाहर निकली हूँ तो जरूर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इतना सोचकर जूही ने अपने वार्डरोब से एक सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स निकाली और उसे देखकर कहा, नॉट बैड। फिर अपने सर की चोट को बचाते हुए जूही ने अपने कपड़े बदल लिए, पर बालों में कंघी करते टाइम गलती से जूही का हाथ अपनी चोट पर छू गया, जिसकी वजह से जूही को पेन महसूस हुआ। जूही ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, ये क्या बात हुई, इतने दिन हो गए हैं फिर भी इस चोट में इतना दुखता क्यों है। जूही ने अपने सिर पर चोट के आसपास की जगह को सहलाया ताकि उसका पेन कुछ कम हो सके। फिर उसने खुद से ही कहा, चीकू से पूछूंगी कैसी चोट है ये जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। इसके बाद जूही ने विनय को कॉल किया। फोन उठाते ही उधर से विनय की आवाज आई, हेलो मिस जूही। जूही उससे बोली, हेलो विनय, वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना है टांके कटवाने, तो यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। विनय ने फोन पर उससे कहा, यस मिस जूही, आपको हॉस्पिटल के लिए कितनी देर में निकलना है, मैं उस हिसाब से आपके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। जूही उससे बोली, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो बस इसीलिए बताया क्योंकि ऋषि ने कहा था, बाकी मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर फोन की दूसरी तरफ से विनय की प्रोफेशनल आवाज आई, मैम आई अंडरस्टैंड, बट ये ऋषि सर के ऑर्डर है, हमें आपकी सभी चीजों का पूरा ख्याल रखना है। जूही ने ये सुनकर धीमे से सर हिलाते हुए कहा, ओ वैसे ऋषि, मेरा मतलब है वो तो ऑफिस के काम में बिजी होंगे ना। विनय मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने जूही से कहा, नहीं मैम, सर उस दिन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से आने के बाद ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। जूही ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गई और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी, पर उसने सोचा, हाँ ऋषि क्यों कुछ बताएगा मुझे ये सब। और जूही ने विनय को अपने हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जैसा विनय ने कहा था बिल्कुल सही टाइम पर जूही के लिए गाड़ी और ड्राइवर आ गए। जूही को विनय की एफिशिएंसी पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, मगर जूही एक बात से हैरान थी। कार में बैठकर उसने सोचा, ये रिया इतनी जल्दी तो सुधर नहीं सकती, जरूर ये किसी तूफान के पहले वाली शांति है। तभी जूही की चोट में फिर से थोड़ा पेन होने लगा तो जूही सर पकड़कर सोचने लगी, चलो छोड़ो, ये रिया की बातें सोच सोच कर मेरा सर दर्द और होने लगा है। थोड़ी देर बाद कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। जूही ने कार की विंडो से देखा कि रचित हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही उसका वेट कर रहा था। ये देखकर जूही मुस्कुरा दी और जल्दी से कार से उतर गई। आगे चलते हुए जूही को चक्कर और जोर का दर्द होने लगा। इसकी वजह से जूही थोड़ा रुक गई। वो अपना सर हिलाते हुए धीमे धीमे रचित की ओर जाने लगी। ये देखकर रचित ने बड़े कंसर्न से उससे पूछा, जूही आर यू ऑलराइट? जूही ने मुस्कुराकर उससे कहा, या आई एम फाइन चीकू। रचित जूही को अपने साथ अंदर ले गया। जूही ने अंदर जाते समय देखा कि उससे कुछ दूर 5 बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चल रहे हैं। जूही ने मन ही मन कहा, इनकी अब तो कोई जरूरत नहीं है, साई की तरह पीछे पड़े रहते हैं ये भी, मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जब रचित जूही के टांके काटने के लिए उसे अपने साथ अपने केबिन ले गया, बॉडीगार्ड गेट के बाहर ही रुक गए। अंदर जब सिर्फ जूही और रचित थे तो रचित सीरियसली उससे बोला, जूही इतने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी जान को कोई खतरा है क्या? तुमने तो कहा था कि ऋषि की जान को खतरा है, तुम्हारी नहीं। जूही का माथा पहले से ही चकरा रहा था। वो उससे बोली, अरे बाबा उसे खतरा मतलब मुझे खतरा, इसीलिए ये गार्ड्स है। जूही से ये बात सुनकर रचित का फिर एक बार दिल टूट गया। वो सोचने लगा, मैं अपना मुंह ही क्यों खोलता हूँ, हर बार बंटा धार हो जाता है मेरा। रचित ने फोर्सफुली स्माइल करके जूही से कहा, अच्छा चलो तुम्हारे टांके काट देते हैं। लेकिन जब रचित ने जूही की पट्टी खोली तो वो हैरान रह गया। ऐसा क्या देख लिया रचित ने जूही के घाव में? उसकी आंखें फटी रह गई थी। क्या रिया अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? अब क्या नया मोड़ लेगी जूही और ऋषि की कहानी?
जूही अपने टांके कटवाने हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन पूरे रास्ते जूही को अपनी चोट में दर्द महसूस हो रहा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे। रचित को इस बात से डर हो गया था कि जूही के लिए ये टांके निकलवाना पेनफुल होगा, इसीलिए वो बहुत केयरफुल था। लेकिन वो जूही की चोट देखकर हैरान रह गया। रचित को ऐसे अचानक से परेशान देखकर जूही ने रचित से पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रचित ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पास में खड़ी नर्स से कहा, गो एंड गेट द डिसइंफेक्टेंट एंड गॉज, और हाँ, ट्रायंगुलर नीडल और वुंड थ्रेड भी लेकर आना। फिर से एक बार जूही की चोट को देखकर रचित ने नर्स से कहा, एक नाइफ भी ले आना। नर्स ने उससे कहा, यस डॉक्टर। नर्स वहां से चली गई, पर इतने सब इक्विपमेंट्स के बारे में सुनकर जूही कंफ्यूज हो गई। वो रचित से बोली, चीकू, तुमने तो कहा था कि बस टांके खोलने हैं, ये हो क्या रहा है? फिर रचित ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, जूही, सच सच बताना, क्या तुमने कुछ बाहर का खाया था या कुछ मसालेदार, या तो फिर ऐसा कुछ भी जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था? जूही ने रचित की इस बात पर तुरंत ना करते हुए कहा, नहीं, मैं तो सादा खाना खा रही हूँ, एकदम सिर्फ हल्दी नमक वाला। निर्मला आंटी तो थोड़ी सी भी मिर्च नहीं डालती मेरे खाने में। ये सुनकर रचित ने उससे फिर पूछा, अच्छा, तो कभी भी तुम्हारी चोट में पानी पड़ा था? इस बात पर जूही चुप हो गई। कुछ सोचकर धीमे से वो बोली, वो कभी कभी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, नहाते वक्त जरा सा पानी शायद चला गया हो। रचित ने अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। उसने जूही को डांटते हुए कहा, जूही, क्या बचपना है, इतनी बार बोला तुम्हें केयरफुल रहने के लिए, और तुमने ये क्या किया? ऐसे ध्यान रखते हैं अपना, बोलो। रचित को ऐसे डांटते हुए देखकर जूही ने मुंह बनाकर उससे पूछा, लेकिन हुआ क्या है, मुझे डांट क्यों रहे हो? रचित अपनी टोन में थोड़ी नरमी लाया और जूही से बोला, जूही, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर सभी लोगों की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, तो किसी की बॉडी अल्ट्रा सेंसिटिव होती है। अब तुम्हारे केस में लग रहा है पानी की वजह से तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो पा रहा। तुम्हारी चोट में फेस्टरिंग हो रही है। फेस्टरिंग का नाम सुनकर जूही एकदम अलार्म्ड हो गई। उसने अचानक ही रोता हुआ मुंह बनाकर देखा रचित को। वो बोली, चीकू, फेस्टरिंग? अब मैं क्या करूं? मेरा चेहरा तो खराब नहीं हो जाएगा ना? जूही को अपने चेहरे के लिए इतना परेशान होता देख रचित उससे बोला, मे बी, अगर तुम अपनी चोट को लेकर इतनी लापरवाही बरतोगी तो हो सकता है कि फेस की स्किन में स्कार आ जाए। जूही ये सुनकर डर गई और उसने इसी घबराहट में रचित का हाथ पकड़ लिया। जूही का हाथ अपने हाथों में देखकर रचित अचानक मुस्कुरा पड़ा। उसने जूही की नाक अपनी उंगली से छुई और बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर तुम सिचुएशन की सीरियसनेस तो समझो। जूही ने चैन की सांस देकर कहा, समझ रही हूँ। जूही ने अब रचित के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। वो अपना सर खुजाते हुए उससे बोली, पर मुझे याद है, चोट पूरी तरीके से भी गीली नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा पानी गया था, फिर फेस्टरिंग कैसे होने लगी? रचित ने जूही के क्वेश्चन को इग्नोर किया। उसने उससे कहा, जूही, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही, बस बहाने बना रही हो। जूही कंफ्यूज होकर उससे बोली, नहीं चीकू, सीरियसली। रचित ने जूही की बात आधे में ही काट दी और उससे कहा, जूही, हेल्थ को लेकर कोई मजाक नहीं। फिर रचित ने जूही का बिगड़ता मुंह देखा और धीमे से उससे कहा, देखो जूही, कहीं की भी चोट हो, कितनी भी बड़ी या छोटी हो, हमें उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। नो लापरवाही एंड ऑल। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई रियली केयर फॉर यू। रचित की बातों में जूही अपने लिए फिक्र साफ महसूस कर सकती थी, इसीलिए वो रचित को अपने सवालों से और परेशान नहीं करना चाहती थी। जूही ने धीमे से उससे कहा, ठीक है, अब और ध्यान रखूंगी। जूही का लटका हुआ मुंह देखकर रचित ने मजाक में उसे कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम कुछ दिन नहाना ही मत। इस बात पर जूही ने अचानक से रचित की ओर देखकर कहा, क्या कह रही हो चीकू? ये मैं नहीं कर सकती, तुम जानते हो मेरी आदत, नहाए बिना मैं एक दिन नहीं रह सकती। जूही को ऐसे देखकर रचित बोला, ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोवा स्नान कर लेना अब, ठीक? इस बात पर जूही हंस दी। उसने मुंह बनाते हुए रचित से कहा, यू आर सो मीन चीकू। और तभी वहां नर्स सारा रिक्वायर्ड सामान लेकर आ गई। नर्स के हाथ में इतने सारे इक्विपमेंट्स देखकर जूही डर गई। वो सबकॉन्शियसली रचित की ओर झुक गई और उससे कहने लगी, चीकू, मुझे इतना सब नहीं करवाना, इट वुड बी वेरी पेनफुल। थ्रेड्स काटने के नाम पर ही मुझे डर लग रहा है। अब तुम पहले डिसइंफेक्टेंट करोगे, फिर स्टिच करोगे, ज्यादा ही पेनफुल हो जाएगा। मुझे बेहोशी कर दो, नहीं तो चीकू, मुझे नहीं करवाना ये, प्लीज। इस वक्त रचित मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था। चोट उतनी भी बुरी चीज नहीं है वैसे, कई बार ये दो दिलों को करीब भी ले आती है। जूही की चोट मेरे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब क्या होगा? रचित अपने ख्यालों में खोया था कि जूही ने उसे हिलाकर पूछा, बोलो चीकू, चुप क्यों हो? रचित ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उससे कहा, पहले मैंने सोचा था कि वापस से स्टिच करना पड़ेगा, पर इतनी फेस्टरिंग भी नहीं हुई है, तो अभी मैं बस साफ करके डैमेज स्किन को हटा दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें पहले से बहुत ध्यान रखना होगा। जूही रचित की ये बात सुनकर और ज्यादा घबराई। वो बोली, ऐसे कैसे तुम इतना नॉर्मली कह रहे हो?
डैमेज स्किन हटानी पड़ेगी, उसमें तो और दर्द होगा। नहीं नहीं प्लीज चीकू। जब रजत ने जूही की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो जूही ने बचपने में नाइफ उठा ली। जूही रजत की ओर नाइफ पॉइंट करते हुए बोली, एक मिनट रजत, तुम पक्का बताओ तुम्हें ये करना आता भी है या नहीं? जूही के इस सवाल पर तो रजत ने मुस्कुराकर बस अपना सर हिला दिया, पर डॉक्टर रजत के बगल में जो नर्स खड़ी थी उसे जूही का ये सवाल बहुत ही इंसल्टिंग लगा। मन ही मन वो सोच रही थी, व्हाट द हेल, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, एक तो हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन से अपनी ड्रेसिंग करवा रही है, ऊपर से उनकी मेडिकल स्किल्स को भी क्वेश्चन कर रही है। ये डॉक्टर रजत भी बस स्माइल किए जा रहे हैं, इसे कुछ कह भी नहीं रहे। हालांकि ये मिसेस सिंघानिया है, पर इससे पहले भी तो इससे बड़े बैकग्राउंड वाले लोगों को हमारे डॉक्टर रजत ने ट्रीट किया है, फिर इसमें क्या स्पेशल है? ये मिसेस सिंघानिया तो डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही चिपक गई है, ऊपर से इन डॉक्टर रजत को अपनी इंसल्ट भी समझ नहीं आ रही। नर्स खुद को बोलने से रोक नहीं पाई और मुंह बनाकर जूही से रूडली कहने लगी, डॉक्टर रजत हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं, ये तो बहुत मामूली है मैम। ये सब सुनने के बाद भी जूही और रजत दोनों ने ही नर्स को इग्नोर कर दिया। तभी रजत जूही से हंसकर बोला, जूही क्या मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम टालने के लिए ये सब कह रही हो? तुम बचपन से अभी तक नहीं बदली, पहले भी तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता था तो तुम टालने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देती थी, आज भी वही कर रही हो। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर नहीं बनी। जहाँ एक और जूही नर्स के सामने उसके बचपन के इंजेक्शन से डरने वाली बात सुनकर एम्बैरेस हो रही थी, वहीं उस नर्स का मुंह ऐसा हो गया था जैसे उसने खट्टा नींबू खा लिया हो। तभी जूही ने रजत से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो जो करना है। जूही के बच्चों जैसे रूठने पर रजत मुस्कुरा दिया। फिर रजत ने नाइफ से जूही की चोट की डैमेज स्किन को काट दिया और डिसइंफेक्टेंट लगाकर उसको साफ करने लगा। तभी जूही ने चीखते हुए उसे कहा, चीको दर्द हो रहा है, बोला था ना तुम्हें। पर रजत ने जूही को पेशेंटली समझाते हुए कहा, नहीं जूही, मैंने तो कब का नाइफ रख दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। ये तो मैं चोट को बस डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल रहा होगा, पर अब ठीक है, वी आर डन, यू डिड ग्रेट। जूही इस वक्त रजत की तरफ देखकर मन ही मन सोच रही थी कि मुझे एकदम बच्चों जैसे ट्रीट करता है। मैंने अभी इतनी बच्चों वाली हरकतें की पर यह मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। ही इज लाइक अ बिग ब्रदर आई नेवर हैड एंड माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं पता कि आगे जाकर हमारा कुछ होगा कि नहीं, पर हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बदले भगवान, बस इतनी कृपा करना। ये सोचकर जूही मन ही मन मुस्कुरा दी। तभी रजत जूही से बोला, ड्रेसिंग हो गई, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से गीला कर लो, इस बार ध्यान रखना। जूही इस बार बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दी, पर रजत की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो बोला, लेकिन अभी वुंड के आसपास थोड़ी ड्राई स्किन है, तो मैं उसके लिए तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा, उनको ध्यान से खाते रहना। और हाँ, मैं अभी नर्स से कहकर तुम्हारा टेम्परेचर मेजर कर लेता हूँ कि तुम्हें फीवर तो नहीं है, उसके बाद तुम घर जा सकती हो, पर इस बार बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत दिखाना, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जूही ये सुनकर रजत की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। रजत को भी लगा कि वो कुछ गड़बड़ बोल गया। उसने जल्दी से अपनी बात ठीक की, वो मेरा मतलब था कि तुम्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लूंगा। जूही ने स्माइल करके उससे कहा, अच्छा बच्चू, मुझे परमानेंटली अपना पेशेंट बनाने के इरादे हैं तुम्हारे? रजत मन ही मन ब्लश कर रहा था, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और अपना हाथ जूही की ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो अच्छा आ जाओ। जूही रजत का हाथ पकड़कर एग्जामिनेशन टेबल से उठी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लड़खड़ा गई। तभी रजत ने उसे संभाल लिया। जूही के इतना करीब होने की वजह से रजत के दिल की धड़कनें तेज हो गई और ये चेंज जूही ने भी महसूस किया। इसलिए जूही जल्दी से सीधे खड़ी हो गई और उसने रजत से धीमे से कहा, थैंक यू चीकू, तुम मुझे हमेशा संभाल लेते हो। इस बात पर रजत स्माइल करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतने सारे बड़े बड़े ऑपरेशन करने के बाद भी कभी मैं इमोशंस शो नहीं करता, पर जूही के जरा सा करीब आने पर तो जैसे। रजत ने अपना सर अपनी ही बेवकूफी पर हिला दिया। वो खुद से बोला, क्या सोच रहा है रजत? क्यों तो भूल जाता है कि जूही मैरिड है और अपने पति के साथ खुश है। निकाल दे अपने दिमाग से ये सब गलत ख्याल। फिर रजत अपना गला साफ करते हुए जूही से बोला, चलो तुम इस चेयर पर बैठ जाओ, नर्स अभी थर्मोमीटर लेकर आती ही होगी। जूही अपना सर हाँ में हिलाकर चेयर पर बैठ गई और रजत का लाल चेहरा देखकर जूही को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, चीकू, यू आर एम्बैरेस्ड, यू लुक सो क्यूट नाउ। जूही की इस बात पर रजत का चेहरा और भी लाल हो गया। वो जूही को डांटते हुए बोला, ज्यादा हंसो मत, अपनी शक्ल देखी है जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था। जूही ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, यू आर सो मीन रियली, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। जूही के ऐसे नखरे देख रजत बस अपनी आंखें फाड़े उसे प्यार से देख रहा था। वो अभी थोड़ा एम्बैरेस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जूही से क्या बात करे, इसलिए उसने उससे कहा, अच्छा मत बात करो। फिर रजत ने अपने केबिन का टीवी ऑन करते हुए उससे कहा, ये लो कुछ देर टीवी देख लो। लेकिन जैसे ही टेलीविजन ऑन हुआ और रजत ने रिमोट से चैनल चेंज किया, एक न्यूज चैनल को देखकर दोनों जूही और रजत हैरान रह गए। न्यूज में एक रिपोर्टर कह रहे थे, सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया शादी के बाद भी नहीं आए अपनी हरकतों से बाज और पहुंच गए रात में एक गैर लड़की के साथ एक बार में।
ये खबर सुनते ही जूही के होश उड़ गए। क्या वाकई ऋषि का किसी और से अफेयर है? इस अफेयर से क्या फर्क पड़ेगा उसके और जूही के रिश्ते पर? क्या रिया का पॉइजन जूही पर भयानक असर कर जाएगा? जूही ने टेलीविजन ऑन करते ही जैसे ही न्यूज चैनल लगाया उसे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखी। एक टीवी रिपोर्टर न्यूज में जोर जोर से कह रहा था, तो क्या है सच सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया और सुपर मॉडल आकांक्षा सक्सेना के रिश्ते का? ऋषि के बारे में ये खबर देखते ही जूही शॉक रह गई। उसके दिल में हलचल होने लगी। एक अजीब सी अनकंफर्टेबल कर देने वाली फीलिंग ने उसे घेर लिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये न्यूज सुनकर वो कितना हर्ट हो रही थी। उसने खबर आगे देखना जारी रखा। देखिए, अभी ऋषि सिंघानिया की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो अपनी बीवी को अपने देश में छोड़कर यहाँ मॉडल आकांक्षा सक्सेना के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। ऋषि सिंघानिया कहने को तो भारत के एक जाने माने इज्जतदार घराने से है, पर उनकी आज की इस हरकत ने उनके पूर्वजों को भी जरूर शर्मसार कर दिया होगा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ऋषि सिंघानिया को पहले भी कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ देखा जा चुका है, पर आज की आई ये तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें उनके चरित्र पर कई सवाल खड़े करती है। क्या ऋषि सिंघानिया और उनकी शादी में कोई तनाव है? अगर नहीं, तो क्यों ऋषि सिंघानिया अपनी नई नवेली बीवी को घर बैठाकर यहाँ किसी गैर लड़की के साथ ऐश कर रहे हैं? और हम ऐसे ही इन बातों का दावा नहीं करते, हमारे पास पक्के सबूत हैं। तभी उस न्यूज रिपोर्टर ऋषि और उस लड़की की फोटोज दिखाना शुरू करता है। जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ रही थी, जूही का चेहरा लाल होता जा रहा था। देखिए ये तस्वीर जो यूएस के एक बहुत ही फेमस बार लक्स के सामने खींची गई है। इनमें साफ दिख रहा है कि कैसे ऋषि सिंघानिया मॉडल आकांक्षा सक्सेना को अपनी बाहों में भरकर खड़े हैं। जूही ने टेलीविजन पर दिखाई जा रही पिक्चरों को बड़े ध्यान से देखा। वो लड़की और ऋषि वाकई बहुत करीब थे। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऋषि के कंधों पर रखे हुए थे और वो ऋषि की ओर देखकर बड़े रोमांटिक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋषि की नजरें कहीं नीचे थी, जैसे वो उसके साथ पोज दे रहा हो। उसका हाथ उस लड़की की कमर पर को जोर से थामे हुए था। जूही और अचित दोनों आंखें फाड़े हुए उस मॉडल और ऋषि की करीबी को देख रहे थे। फोटो देख के साफ दिख रहा था कि दोनों किसी बड़े इवेंट से या तो निकले थे या फिर जा रहे थे। तभी रिपोर्टर ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले कुछ आम लोगों के पास जाकर अपनी बात जारी रखी। देखिए, कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि ऋषि सिंघानिया ने अपनी अय्याश इमेज सुधारने के लिए एक भोली भाली और मजबूर लड़की से शादी कर ली, पर उस बात को ऋषि सिंघानिया ने दबा दिया था अपने पैसों के जोर से। पर आज वो छिपा नहीं सके अपने अंदर की हवस। रिपोर्टर ने आगे कहा, आज हम आपको सीधे दिखा रहे हैं ऋषि सिंघानिया का असली चेहरा। देखने में इतने हैंडसम, कहने को वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, पर धोखा, फरेब और बेवफाई है इनका काला सच। तभी एक आम आदमी ने रिपोर्टर से कहा, भैया बुरा तो बस हमें लग रहा है इनकी बीवी के लिए, जिनको अपने पति की असलियत यूं टीवी के जरिए पता चली होगी। खैर, बड़े लोग बड़े बड़े उनके लफड़े हो सकता है, उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता हो। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्टर ने आगे कहा, अब क्या फैसला लेंगे ऋषि सिंघानिया की बीवी? क्या वो ऋषि सिंघानिया को माफ कर पाएंगी या ले लेंगी उनसे तलाक? जूही ने मन ही मन सोचा, वाह, अभी तो ऋषि से मेरी बात भी नहीं हुई और ये लोग मेरे डिवोर्स तक पहुंच गए। कमाल है ये मीडिया वाले। तभी न्यूज और आगे बढ़ी। जूही इस न्यूज को देखकर हड़बड़ा जाने वाली थी। और अब सुन लीजिए मॉडल आकांक्षा सक्सेना के रिश्ते का सच उन्हीं की जुबानी। तभी टेलीविजन पर एक लड़की दिखाई दी। उसने एक ब्लैक कलर की शानदार ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें से उसका बॉडी फिगर साफ रिवील हो रहा था। आंखों पर उसके काला चश्मा था, जैसे अपना सच बाहर आ जाने के कारण शर्मिंदा हो। उसे देखकर जूही के मन में आया, ओ बाप रे, सच में कमाल की मॉडल है ये। पक्का इसने पूरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ऋषि, इस प्लास्टिक मॉडल के लिए क्या किया ये तुमने मेरे साथ? फिर उस लड़की से रिपोर्टर ने सवाल पूछना शुरू किया, मिस आकांक्षा सक्सेना, क्या कहना है आपका आपके और ऋषि सिंघानिया के बीच इस करीबी रिश्ते के बारे में? इस पर आकांक्षा सक्सेना शर्माकर उसे बड़ी अदा के साथ जवाब देते हुए बोली, आई एम सॉरी, पर मेरे लिए ऐसे सवालों का जवाब देना थोड़ा एम्बैरेसिंग है इस वक्त। आप प्लीज इस बारे में ऋषि से ही पूछिए ना। आकांक्षा के इस जवाब से तो जैसे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी एक रिपोर्टर कहने लगा, आप लोगों ने देखा कैसे शर्मा गई मिस आकांक्षा ऋषि सिंघानिया का नाम सुनते ही? उनकी गालों की लाली साफ साफ बता रही है कि उनका और ऋषि का मैटर किस हद तक आगे बढ़ चुका है। तभी वो रिपोर्टर आकांक्षा सक्सेना के पीछे पीछे भागने लगा। किसी ने पूछा, मिस आकांक्षा, आप ऋषि सिंघानिया से इतनी क्लोज है कि आप उन्हें फर्स्ट नेम से बुलाती हैं। तो दूसरे ने पूछा, मिस आकांक्षा, आपका और ऋषि सिंघानिया का रिश्ता किस स्टेज तक पहुंच चुका है? मिस आकांक्षा, आप जानती हैं कि ऋषि सिंघानिया शादीशुदा है? मिस आकांक्षा, जवाब दीजिए, लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तभी आकांक्षा सक्सेना के मैनेजर और बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर्स को आकांक्षा के पीछे जाने से रोक दिया। उनमें से एक टीवी रिपोर्टर लोगों से बात करते हुए न्यूज आगे बताने लगा, तो आप लोगों ने सुनी मिस आकांक्षा की जुबानी उनकी कहानी। आइए अब एक बार फिर आम जनता का क्या कहना है इस बारे में जानते हैं, सीधे हमारे देश भारत की जनता से। रिपोर्टर्स माइक लेकर लोगों से उनकी राय पूछ रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, आपने सुना सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया के स्कैंडल के बारे में, आपका क्या कहना है? इसके जवाब में एक 20-25 एज की लड़की ने उसे जवाब दिया, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही ऋषि सिंघानिया को लेकर ये न्यूज सुनकर। मैं तो कब से सोच रही थी कि कैसे कोई स्कैंडल नहीं हुआ उसे लेकर।
मुझे लगा वो शादी के बाद अब सुधर गया होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। फिर इसके बाद रिपोर्टर ने एक 30-40 साल के आदमी से वही सवाल किया तो उनका जवाब था, ऋषि सिंघानिया इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, बट उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर, बस उनका बिजनेस डूब ना जाए। बहुत पैसे लगा रखे हैं मैंने सिंघानियाज पे। ऐसे बहुत लोग अलग अलग जवाब उसके बारे में दे रहे थे, कुछ ऋषि के खिलाफ थे तो कुछ उसके हक में। न्यूज टेलीविजन पर आती जा रही थी, लोग अपनी अपनी राय देते जा रहे थे, पर इस न्यूज के मेन कैरेक्टर्स इस वक्त इस न्यूज को अपने अपने कमरे में बैठे देख रहे थे। कुछ देर शांत रहने के बाद रजत जूही की ओर मुड़ा और उसके चेहरे को पढ़ने लगा। वो इतना तो समझ चुका था कि इस खबर से जूही को बहुत बड़ा झटका लगा है। थोड़ी देर बाद रजत ने डायरेक्टली जूही से पूछा, जूही तुम ठीक तो हो ना? ये ऋषि ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। वाकई बहुत गलत किया है इसने तुम्हारे साथ। कम से कम शादी के बाद तो इसे ऐसा नहीं करना था। पक्का तुम ठीक हो ना? जूही ने रजत की बात पर बस अपने आप पर ही मुस्कुरा लिया। वो इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। रजत ने खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, तू पागल हो गया क्या रजत? एक वाइफ से पूछ रहा है कि उसको अपने पति का स्कैंडल देखकर कैसा लग रहा है। इडियट। रजत ने फिर धीमे से उससे कहा, जूही आई एम। जूही ने गुस्से से टेलीविजन रिमोट से टीवी बंद कर दिया। वो रजत की ओर घूम कर बोली, चीकू तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। ऋषि पर जूही का इतना गुस्सा देखकर रजत चुप हो गया। अंदर ही अंदर उसे जूही के लिए बुरा लग रहा था, पर दिल के दूसरे कोने में उसे खुशी थी कि ऋषि से धोखा खाने के बाद जूही अब शायद उसकी हो जाएगी। पर तभी रजत को ऋषि और उस मॉडल की पिक्चर्स याद आ गई, तो उसने जूही से कहा, जूही शायद तुमने ऋषि पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। किसी मॉडल के साथ रिश्ता इतनी आसानी से तो नहीं बन सकता। तुम्हें ऋषि पर कभी पहले शक नहीं हुआ? जूही ने रजत की परेशान आंखें देखी। वो जानती थी कि रजत उसकी बहुत परवाह करता है, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि रजत के सामने वो एक बेवकूफ बीवी साबित हो। उसने सर झुकाए हुए उसको जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। चीकू ये सब तो न्यूज वालों का काम ही है, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और ऋषि के बहुत से दुश्मन हैं, उन्हीं में से किसी ने ये न्यूज क्रिएट की होगी ऋषि को फंसाने के लिए। मुझे भरोसा है ऋषि पर, और चीकू प्लीज तुम भी मेरे भरोसे पर भरोसा कर लो। जूही की जुबान पर लफ्ज तो ये थे, पर मन ही मन वो सोच रही थी, चीकू अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मेरी और ऋषि की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ऋषि जो चाहे कर सकता है, मेरा उस पर कोई हक नहीं, पर खुलेआम मेरा इस तरह मजाक बना के रख देना, इसकी तो उम्मीद नहीं की थी मैंने ऋषि से। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अब? रिया और नीना पांडे तो मेरा माखौल उड़ा देंगी। न्यूज देखकर एक पल को तो रजत के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर उसने सोचा, जूही का जस्टिफिकेशन साफ झूठा नजर आ रहा है। ऋषि ने जरूर जूही को धोखा दे दिया है। इनको बस अलग होने दो, मैं जूही से अपने दिल की बात खुलकर कह दूंगा। ये सब सोचकर रजत ने फिर जूही से कहा, अच्छा छोड़ो अभी इस बात पर ध्यान मत दो, तबीयत ठीक करो पहले तुम्हारी। ये रहा थर्मोमीटर, इसे आर्मपिट में रख लो। थोड़ी देर बाद में रजत ने जूही का टेम्परेचर देखा। जूही तुम्हें तो फीवर भी है। जूही को इस वक्त जोरों के चक्कर भी आ रहे थे। रजत जूही की हालत देखकर उसे समझाते हुए बोला, देखो जूही मैं तुम्हें फीवर की भी मेडिसिन दे रहा हूँ, पर हल्के फीवर के लिए तुम इसे मत खाना, ज्यादा मेडिसिन नुकसान करती है। जब ज्यादा फीवर लगे तभी इसे लेना, और पानी तो बहुत सारा पीना तुम, और बिल्कुल भी बाहर या मसाले का खाना मत खाना, ठीक है? जूही रजत की ये केयर देखकर हंस पड़ी। यस डॉक्टर चीकू। पर हर केयर उसे बेईमानी लग रही थी इस वक्त। तभी रजत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा चलो जूही मैं ही तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर जूही ने तुरंत मना कर दिया। उसने रजत के हाथ अपने कंधों से झटक दिए। वो बोली, नहीं तुम अब जाओ और अपना काम करो, मैं तो आती रहूंगी। ऋषि ने मेरे लिए बॉडीगार्ड्स भेजे हैं, सो आई एम फाइन। रजत ने इस बात पर निराश होते हुए कहा, अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें बाहर तक ही छोड़ देता हूँ। जूही ने बस हाँ में सर हिला दिया। दोनों वहां से निकल के हॉस्पिटल के बाहर जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही जूही के चेहरे पर अचानक से कैमरे के फ्लैशेस आने लगे, और उसके साथ हजार सवाल। मिसेस सिंघानिया, आपने देखी ऋषि सिंघानिया और आकांक्षा सक्सेना की फोटोज? क्या कहता है एक पत्नी का दिल? क्या आपको भरोसा है ऋषि सिंघानिया पर? मिसेस जूही बोलिए, क्या फैसला लेंगी आप? क्या आप ऋषि सिंघानिया की बेवफाई माफ कर पाएंगी? क्या आप अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे पाएंगी? मिसेस सिंघानिया कुछ तो कहिए, जनता आपके साथ है। मिसेस सिंघानिया, हमने तो ये भी सुना है कि आप और मिस्टर ऋषि साथ में नहीं रहते। क्या यही वजह है आपकी इस चुप्पी की? क्या वो रूमर सही थे कि आपकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इतने सवाल और कैमरे के फ्लैशेस की वजह से जूही की चोट में वापस दर्द शुरू हो गया था। उसे फिर जोर का चक्कर आने लगा। जूही की हालत खराब हो रही थी। वो रजत मीडिया वालों से बोला, प्लीज जाइए आप सब लोग यहाँ से, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, आप पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर फिर भी कोई गया नहीं, तो रजत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी यहाँ आओ, इन सबको बाहर निकालो जल्दी। इसके बाद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और जूही के बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करना शुरू किया। जूही चक्कर खाकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकती थी। मन ही मन वो सोच रही थी, ऋषि भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर हम दोस्त तो बन ही चुके थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा?
मुझे एक एक कदम फूंक कर रखने कह रहे थे और खुद उस मॉडल के साथ। जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसे निकलोगे। जूही की जुबान से बस ऋषि निकला और वो बेहोश हो गई। उसका भरोसा एक बार फिर टूट गया था। क्या करेगी अब जूही? जैसा पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहा करता था, क्या ऋषि वैसा ही निकलेगा? आखिर क्या है स्कैंडल का सच? क्या जूही का ऋषि के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डिसीजन ही गलत था? क्या मोड़ लेगी जूही और ऋषि की ये कहानी? और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं रिस्क वाला लव कहानी के अंत पर। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं पॉकेट एफएम के नए शो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो। ये कहानी है एक ऐसी 18 साल और 120 किलो की लड़की अनिका की, जिसको आज तक किसी ने छुआ भी नहीं था। और जूही जैसे ही घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलने वाली थी, वैसे ही रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। पर अचित उसे रिपोर्टर्स के बीच से निकालकर वापस हॉस्पिटल में ले आया था। जब जूही और अचित केबिन में पहुंचे ही थे कि तभी वहां केबिन का गेट खोलकर हाफता हुआ विनय अंदर आ गया। विनय को जैसे ही स्कैंडल की खबर मिली, वो ऑफिस में सारे काम छोड़ छाड़ कर यहाँ हॉस्पिटल भागता हुआ चला आया था। ऑफिस से हॉस्पिटल तक की ड्राइव में उसने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। वो पूरे टाइम बस इस स्कैंडल को मीडिया से हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी जब न्यूज में उसने जूही को रिपोर्टर से घिरा हुआ देखा, तो विनय ने जूही के बॉडीगार्ड से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई। विनय जैसे ही हाफता हुआ केबिन में एंटर हुआ, तो जूही का थका हुआ चेहरा और मायूस आंखें देखकर एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ही जड़ होकर रह गया। थोड़ी देर बाद वो सर झुकाए जूही के पास आया और बोला, आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया, आई गॉट लेट। जूही विनय को वहां देखकर बहुत खुश हुई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक गॉड विनय, तुम यहाँ आ गए। फिर जूही बिना रुके उससे बोली, पर ऋषि कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया वो? विनय ने जूही को इतना एक्साइटेड देखकर चैन की सांस ली और कहा, मैम आपको बताया था ना कि सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। जूही को विनय की सुबह वाली बात याद आ गई, तो उसने धीमे से कहा, ओ हाँ, बताया तो था। जूही ने फिर उससे कहा, तो फिर अब इस मैटर का क्या होगा? विनय ने पोलाइटली उससे कह दिया, मैम यहाँ से स्कैंडल को मैं हैंडल करूंगा, इसका काम शुरू भी हो गया है, प्लीज यू डोंट वरी। जूही कुछ और भी कहना चाहती थी, पर रजत को देखकर वो चुप हो गई। उसने रजत से सीरियसली कहा, चीकू क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे विनय से अकेले में कुछ बात करनी है। जूही को इतना सीरियस देखकर रजत बिना वक्त गंवाए केबिन से बाहर चला गया, लेकिन उससे पहले उसने जूही को याद दिलाते हुए कहा, लेकिन जूही तुम ज्यादा सोचना या परेशान मत होना, तुम्हें अब भी फीवर है। जूही ने स्माइल करके बस हाँ में सिर हिला दिया। रजत के बाहर जाते ही जूही विनय से बोली, क्या है ये सब विनय? ऋषि इतना बड़ा स्कैंडल करके आराम से बैठा है और यहाँ रिपोर्टर्स मुझसे सवाल कर रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं इन सवालों का, जब मेरे पास खुद ही कोई जवाब नहीं है? और तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में भी तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था। मैंने जूही को इतना सब कुछ एक सांस में बोलता देख थोड़ा आगे आकर पेशेंटली बोला, मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने पहले ही अपने लोगों को भेज दिया है हॉस्पिटल एंट्रेंस से रिपोर्टर्स को हटाने के लिए, और ऋषि सर के स्कैंडल को भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर जूही थोड़ा शांत हो गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो ये भी ठीक है, पर इस वक्त ऋषि को भी यही होना चाहिए था। तभी विनय ने जूही का ध्यान खींचते हुए कहा, मैम वैसे सर ने कहा था कि अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहती हैं तो आपकी उनसे वीडियो कॉल करवा दूं। जूही इस वक्त बहुत चिड़ी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, एक तो मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से घर में मुझे नीना पांडे और रिया को झेलना पड़ता है, और अब क्या घर के बाहर ऋषि के स्कैंडल भी झेलने पड़ेंगे। इन्हीं सब की वजह से मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है। जूही ने विनय की बात सुनते ही तुरंत कहा, हाँ अभी करो कॉल, मुझे अभी के अभी ऋषि से बात करनी है। विनय ने जूही की बात सुनकर कहा, ओके मैम, बस 1 मिनट रुकिए आप, मैं अभी कॉल करता हूँ सर को। फिर विनय दूसरी साइड घूमकर ऋषि को कॉल करने लगा। जूही ने इतने में सोचा, ऋषि का ये स्कैंडल सच हो या झूठ, पर क्या उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऋषि शादीशुदा है? क्या वाकई रिश्तों के मायने इतने कम हो गए हैं? पर जो भी है सही है, चिड़िया खाने के लिए मरती है और इंसान स्टेटस और पावर के लिए। जूही के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे कि अचानक उसे ऋषि की आवाज सुनाई पड़ी, जूही। जूही सरप्राइज्ड होकर पलटी तो सामने ऋषि का चेहरा आ गया। ऋषि को टैबलेट स्क्रीन पर देखकर जूही ने सोचा, हो ये तो थोड़ा थका हुआ लग रहा है, पर अभी यार कितना हैंडसम है। ये बात दिमाग में आते ही जूही ने अपना सर हल्के से हिला दिया और खुद को डांटते हुए ही खुद से बोली, जूही इस वक्त भी तू क्या सोचने बैठ गई? कॉन्सेंट्रेट जूही, कॉन्सेंट्रेट। फिर जूही ने थोड़ा गुस्से में ऋषि की ओर देखकर कहा, ऋषि तुम तो मुझे बड़ा कहते थे कि मैं अपनी इमेज का ध्यान रखूं, अपने प्राइवेट अफेयर्स को पब्लिक ना होने दूं। अब तुम्हारा क्या कहना है इस मैटर पे? जूही को अपने ऊपर ऐसे गुस्सा करते और सवाल पूछते देख ऋषि मन ही मन हंसकर बोला, ये तो पूरे बीवियों वाले हक जता रही है। लेकिन फिर ऋषि ने सीरियस होकर जूही से कहा, क्यों? तुम्हें क्या लगा कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ की वाइफ बनना इजी है? ये मैटर अब तक समझ नहीं पाई तुम? ऋषि की बात सुनकर जूही का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसने मन ही मन कहा मैं ऋषि को सुनाने वाली थी, इसने तो मुझे ही उल्टा सुना दिया।
समझ तो मैं भी गई थी उस पिक्चर को देखकर कि कुछ गड़बड़ है, पर अब जब ऋषि ऐसा कह रहा है तो क्या इसका मतलब है कि मुझे एक बार में बिना किसी डाउट के समझ जाना चाहिए था कि ये स्कैंडल में सब कुछ फेक है। ऋषि की बात सुनकर जूही को लगा उसके पास अब कुछ कहने को है ही नहीं। वो चुप ही रही। ये देखकर ऋषि बोला, ओके देन, तुम्हें वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांति से बैठो, विनय इन्वेस्टिगेट करके तुम्हें रिजल्ट बता देगा। फिर ऋषि ने जमाई लेते हुए कहा, अच्छा और कोई बात नहीं है तो कॉल विनय को ट्रांसफर कर दो। जूही ने फिर कहा, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर जूही की चोट देखकर कहा, हाउ इज योर इंजरी? तभी जूही ने अपना घाव छुआ और मन ही मन सोचने लगी, ऋषि मेरी चोट के बारे में पूछ रहा है। वाह, कुछ कुछ दिन अजीब और अनोखे होते हैं। लगता है आज का दिन भी उनमें से ही है। जूही ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि खुद ही बोला, इट्स रिकवरिंग वेल, राइट? जूही ने बिना कुछ सोचे हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर ऋषि ने चैन की सांस लेते हुए कहा, दैट इज गुड। जूही के एक्सीडेंट होने के बाद से ही बहुत बड़ा बोझ सा था ऋषि के मन में। आज जूही का जवाब सुनकर ये बोझ थोड़ा कम हो गया था। फिर ऋषि कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो तुम 1-2 दिन और आराम कर लो, मैं कल दिल्ली वापस आ जाऊंगा, तब फिर तुम भी ऑफिस आ जाना। जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे ऑफिस आने से तुम्हारे स्कैंडल का क्या लेना देना? जूही की इस बात पर ऋषि ने जूही को ऐसे देखा जैसे वो एकदम इडियट हो। फिर ऋषि ने खुद को समझाते हुए कहा, ऋषि इसके सर पे चोट लगी है, इसलिए इसका दिमाग इस टाइम कम चल रहा है, चिल्लाना मत इसके ऊपर, कंट्रोल। ऋषि ने फिर जूही से कहा, जूही मीडिया ने अभी हमको घेर रखा है, अगर तुम ऑफिस आओगी मुझसे मिलने तो उनको लगेगा कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिविंग लविंग हैप्पी कपल है, ओके? समझ गई ना? जूही ने फिर इस बात पर धीमे से हाँ में सिर हिला दिया और इससे पहले जूही ऋषि से और कुछ कह पाती ऋषि ने कहा, अच्छा विनय तुम्हें घर वापस छोड़ देगा, ओके? अब मेरा टाइम हो गया है आराम करने का, सो बाय। जूही की बात अभी पूरी नहीं हुई थी तो वो जल्दी से बोली, अरे रुको सुनो। लेकिन ऋषि ने तब तक कॉल कट कर दी थी। कॉल काटने के बाद ऋषि ने चैन की सांस लेते हुए कहा, Oh God, give me some patience। पर ऋषि के इस तरह कॉल काटने पर जूही ने मुंह बनाकर कहा, खड़ूस। ये सुनकर किसी तरह विनय ने अपनी हंसी कंट्रोल की। वो जूही से बोला, मैम चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। जूही ने विनय से पोलाइटली स्माइल करके कहा, ओके। फिर जूही बाहर खड़े रजत से मिली। रजत ने उसको एक बार और अपना ख्याल रखने को कहा और जूही विनय के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ गई। जूही ने देखा हॉस्पिटल एकदम पहले जैसा हो गया है, कोई रिपोर्टर्स नहीं, कुछ नहीं, जैसे कुछ देर पहले यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। विनय ने कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही पार्क की थी। हालांकि विनय ने सभी रिपोर्टर्स को हॉस्पिटल के कॉरिडोर से हटवा दिया था, पर फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जूही को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ हॉस्पिटल से बाहर ले आया और उसे पाठक निवास के गेट पर उतार दिया। जूही ने कार से उतरने के बाद विनय से कहा, थैंक यू विनय, प्लीज कम इनसाइड एंड हैव समथिंग। विनय ने जूही के इनविटेशन को मुस्कुराते हुए रिजेक्ट कर दिया। वो बोला, थैंक यू मैम, बट अभी बहुत काम है तो सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। जूही ने वैसे भी विनय से सिर्फ कर्टिसी में पूछा था, तो अब बात करने को कुछ था नहीं। विनय भी जूही को वहां छोड़कर चला गया। जूही भी गहरी सांस लेकर पाठक निवास के मेन गेट की ओर चलने लगी। उस वक्त शाम का मौसम थोड़ा ठंडा था और जूही को अभी भी फीवर था, इसी वजह से जूही को बाहर थोड़ी ठंड लग रही थी। वो तेज कदमों से चलकर घर के अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही एंट्रेंस में जल रही लाइट से जूही को थोड़ा वार्म महसूस हुआ, पर जूही ने उन्हें देखकर सोचा, कितनी खूबसूरत और वार्म है ये लाइट्स, पर न जाने कब से इस वार्मथ ने मुझे पराया कर दिया है। जूही ने फिर खुद को समझाते हुए कहा, जूही बेकार की बातों में अपना वक्त मत साया कर, जो होना था वो हो चुका है, भूल जाओ उसे, हिम्मत रख, सब अच्छा ही होगा आगे। खुद से ये कहकर जूही अंदर हॉल में आई, पर वहां बैठे 2 लोगों को देखकर जूही शॉक्ड हो गई। जूही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही? सच में मॉडल आकांक्षा सक्सेना मेरे घर के हॉल में रिया के साथ बैठी है। वाह, हिम्मत तो देखो। आकांक्षा सक्सेना भी जूही को ही देख रही थी। उसने जूही को देखकर मन ही मन सोचा, ओह, तो ये है ऋषि सिंघानिया की सो कॉल्ड वाइफ। शक्ल तो ठीक ठाक ही है, बट फिगर मेरे कंपैरिजन में टोटल नो। यही सोचकर आकांक्षा खड़ी होकर अपना फिगर जूही के सामने शो ऑफ करने आगे आई। जूही ने भी एक बार आकांक्षा सक्सेना का फिगर देखा, फिर अपने आप को देखा और सोचा, वाह हॉट। मुझे अगर लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो मुझे भी ये जरूर पसंद आती, बट बैड लक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन। मुझे तो इतना सोचते सोचते जूही को ऋषि का चेहरा याद आ गया। वो चेहरा याद आते ही जूही सोचकर बोली, पागल हो गई है क्या तू जूही? क्यों बार बार उसी के बारे में सोचने लगती है? जूही ने फिर कॉन्फिडेंटली उसे देखकर कहा, व्हाट्स द मैटर हियर? आकांक्षा ने भी अपना सिर ऊंचा करके प्राउडली कहा, ऑब्वियसली मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई हूँ। जब जूही ने आकांक्षा की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उसे इमोशनलेस आंखों से देखती रही, तो आकांक्षा जूही को ऐसे देख थोड़ा घबरा गई। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने सोचा, इस जूही को क्या मुझे देखकर कुछ फील नहीं हो रहा? कैसी वाइफ है ये?
ये मुझे ऐसी आंखें दिखाकर डरा क्यों रही है? फिर आकांक्षा ने एक बार रिया की ओर देखा और सोचा, नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रिया ने तो बताया था कि ये बड़ी बेवकूफ है। आकांक्षा ने फिर से जूही से पूछा, मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि तुम अब बेकार के सपने मत देखो। ऋषि मुझसे प्यार करता है, तुम्हें अब हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए। आकांक्षा जूही के एकदम पास आकर बोली, मैं और ऋषि बहुत करीब आ चुके हैं, अब इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आकांक्षा की बात सुनकर जूही सरकास्टिकली हंसती। वो बोली, अच्छा, मैं बेकार के सपने ना देखूं। अब जूही आकांक्षा के करीब जाती जा रही थी। कितना करीब? इतना? इतना? कितना? बताओ, या और ज्यादा? क्या तुम मिसेस ऋषि सिंघानिया से भी ज्यादा करीब हो? जूही को ऐसे बात करता देख आकांक्षा घबरा कर पीछे हट गई और हड़बड़ाते हुए जूही की ओर उंगली करके बोली, तुम जूही के इस रूप को देखकर कि आकांक्षा पीछे हट जाएगी। आकांक्षा जूही के घर पर रिया के साथ क्यों थी? अब ऋषि और जूही कैसे हैंडल करेंगे इतने बड़े स्कैंडल को? जूही को स्कैंडल से दूर रखने के लिए विनय ने उसे पाठक निवास छोड़ दिया था, लेकिन घर पहुंचते ही जूही को रिया के साथ मॉडल आकांक्षा सक्सेना भी वहीं बैठी मिली। आकांक्षा जूही से कह रही थी कि वो ऋषि से दूर हो जाए, पर जूही ने आकांक्षा को अपना अलग ही कॉन्फिडेंट अवतार दिखा दिया था। आकांक्षा को देखकर जूही ने मन ही मन खुद से कहा, सच में कुछ लोगों की बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। मैं तो ऋषि की नॉर्मल वाइफ नहीं, पर अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो तो गुस्से से पागल होकर इसकी बैंडी बजा देती। स्कैंडल करके कौन अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ से मिलने उसके घर आता है? आकांक्षा यहाँ जूही को भांपने और भड़काने ही आई थी, पर जूही की बेपरवाह बातें और कॉन्फिडेंस को देखकर खुद आकांक्षा का ही कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। आकांक्षा सक्सेना ने जूही की ओर उंगली करते हुए बड़े स्टाइल से कहा, तुमने मेरी और ऋषि की शानदार फोटोज तो देखी ही होंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक सेंसिबल लड़की की तरह ऋषि का पीछा छोड़ देना चाहिए? ऋषि अब मेरा हो चुका है। ये बात सुनकर जूही आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने आकांक्षा को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, ओह सेंसिबल, बट आई एम नॉट एट ऑल सेंसिबल यार। अब क्या करोगी? पुअर आकांक्षा। जूही की इस बात पर आकांक्षा को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या औकात है इस जूही की जो मुझसे ऐसे बात करे? मैं एक सुपर मॉडल हूँ, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और ये सिंघानिया बनकर इतरा रही है। आकांक्षा ने तेज आवाज में जूही से कहा, तुम खुद को समझती क्या हो जूही पाठक? मेरे सामने तुम्हारे औकात ही क्या है? तुम में ना अकल है और ना ही शक्ल। जूही ने सोफे पर पीछे टिककर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई थिंक आई एम ऋषि's लीगल वाइफ। तुम तो लीगल गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, अब तुम्हारा मुझसे क्या कंपैरिजन? ये सुनकर तो जैसे आकांक्षा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जूही से बोली, तुमसे उसकी शादी एक गलती है। ऋषि ने मुझसे खुद कहा था, उसने तुमसे सिर्फ कंपनी के लिए शादी की थी। तुम्हारा कोई मैच नहीं है उसके साथ, तो तुम ज्यादा उड़ो मत। जूही ने इस बार भी स्माइल करते हुए उससे कहा, ओह तुम्हें तो सब पता है, लेकिन इसका फायदा क्या? कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए जूही सोफे से उठकर आकांक्षा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखकर जूही ने कहा, मुझे तो अपनी लिमिट्स नहीं पता। मैं तो अब ऋषि को जिंदगी भर पकड़ कर रखूंगी, कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। क्या कर लोगी तुम मेरा? जूही के इस जवाब को सुनकर जितना गुस्सा आकांक्षा सक्सेना नहीं हुई, उससे ज्यादा आग रिया को लग गई। वो जूही पर चीख पड़ी, जूही यू आर रियली शेमलेस। रिया ने मन ही मन सोचा, मैंने तो आकांक्षा सक्सेना को इसलिए बुलाया था कि उसे यहाँ घर में देखकर जूही गुस्से से पागल हो जाएगी और इतना सब कुछ सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगेगी। पर जूही तो यहाँ हद ही पार कर रही है। कहाँ से आ गया इसमें इतना कॉन्फिडेंस? तभी जूही का ध्यान वहां चुपचाप बैठे रिया पर गया। जूही ने उसे देख मन ही मन सोचा, ओहो, मैं अपनी लाइफ की मेन विलन को कैसे भूल गई। फिर रिया और आकांक्षा को साथ देखकर जूही ने खुद से कहा, ओह, इस बात पर मैंने पहले कैसे नहीं ध्यान दिया। जरूर इस बार की हरकत में भी रिया का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। काफी टाइम से रिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का कह रही थी, पर नीना पांडे ने मना कर दिया था। पर रिया ने कुछ तो कॉन्टैक्ट्स बनाकर रखे थे वहां के लोगों से, और हो ना हो उनमें से एक नाम इस आकांक्षा सक्सेना का भी जरूर होगा। जूही ने फिर रिया से कहा, और रिया क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम्हें क्या लगता है ऋषि को पता नहीं चलेगा कि तुम इन सब के पीछे हो? रिया को ये सुनकर डर लगने लगा। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ जूही को चलाना चाहती थी, इसके और ऋषि के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, पर पता नहीं ये सब बातें मीडिया में कैसे लीक हो गई। रिया ने जूही के लगाए इल्जाम को टालते हुए कहा, जूही मैं कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कहती जाओगी। मैंने क्या किया है? अब ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं इसमें क्या करूं? बकवास मत करो मुझसे। जूही ने हंसकर उससे कहा, अच्छा तो मैं बकवास कर रही हूँ? और ऋषि के करीब जाने की कोशिश कौन करता रहता है हमेशा? नजरें सबकी तेज है यहाँ रिया। रिया ने गुस्से में जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, जूही क्या बेकार के इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे ऊपर? जूही अब इस दिखावे के खेल से तंग आ चुकी थी। उसने रिया को देखकर सीरियसली कहा, देखो मुझे ये तुम्हारे बेकार के गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसके लिए किस हद तक जा सकती हो। तो प्लीज मेरे सामने ये भोले बनने का नाटक तो मत ही करो। तुम्हें ऋषि चाहिए ना, तो जाओ ले जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो। बट मेरे साथ ये भद्दे मजाक करना बंद करो। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सुपर कॉन्फिडेंट जूही को कैसे संभाले। उस पर ना रिया के किसी प्लान का असर हो रहा था और ना ही किसी और की बात का। तो रिया ने आकांक्षा की ओर इशारा किया कि वो अब जूही को संभाले। रिया का इशारा पाते ही आकांक्षा ने जूही से ऊंची आवाज में कहा, देखो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सही तो कह रही है तुम्हारी बहन कि ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता। तुम ही मानने को तैयार नहीं हो तो तुम अपनी गलती के लिए उसे क्यों सुना रही हो? बड़ी बहन हो तो दादागिरी करोगी क्या? जूही के मन में आया, इन लोगों से बात करने का सीधा मतलब है अपना वक्त बर्बाद करना। जूही ने उन दोनों से कुछ और नहीं कहा। उसने सीधे निर्मला आंटी को आवाज लगाई और कहा, निर्मला आंटी, गार्ड्स को बुलाइए। ये सुनकर आकांक्षा चौंक गई। उसने जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, क्या क्या मतलब है इस बात का? जूही ने स्माइल करके कहा, क्या मतलब है? यही मतलब है कि तुम्हारे शोर से मेरा सर फटने लगा है, तो मैं शोर को सिक्योरिटी से कह के बाहर निकलवा रही हूँ। आकांक्षा जानती थी कि ये घर जूही का है, वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। आकांक्षा ने रिया की ओर हेल्प के लिए देखा। रिया ने जूही की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जूही तुम खुद को क्यों डिसीव कर रही हो? देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे ये कह रही हूँ। वरना तुम तो ये बखूबी जानती ही हो कि जब हस्बैंड वाइफ को चीट करे तो फैमिली का क्या होता है, उस वाइफ का क्या होता है। तुम सब कुछ अपने साथ दोहराना तो नहीं चाहती ना? रिया की बात ने जूही के जख्मों को एक बार फिर ताजा कर दिया था। उसे याद दिला दिया था उसके पापा का धोखा और माँ का अकेलापन। जूही ने खुद पर कंट्रोल रखा और मन ही मन सोचा, अच्छी चाल चली है तुमने रिया, सीधे वही वार किया है जहां मुझे सबसे ज्यादा चुभता है। अच्छा हुआ मैं ऋषि से प्यार नहीं करती, वरना ये सुनकर तो कोई भी लड़की बिखर जाती। पर बहुत हो चुका, मैं अब नहीं बिखरने वाली। जूही ने रिया की ओर गुस्से से देखकर कहा, तुम मेरा भला चाहती हो तो एक काम क्यों नहीं करती, अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? मेरा सबसे ज्यादा भला इसी में है। रिया को जूही के एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसने जूही से कहा, जूही तुम चाहो या ना चाहो, मैं दो प्यार करने वालों को मिलाकर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। जूही ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, वाह क्या डायलॉग बोला है, पर ये उन्हीं के ऊपर काम करेगा जो तुम्हें नहीं जानते। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो रिया। प्यार, तुम्हें शब्द का मतलब भी पता है? यहाँ मजाक कर रही हो मेरे सामने खड़े होकर, और तुम किसके लिए मेरी शादी तोड़ना चाहती हो? इसके लिए या खुद अपने लिए? कैसी लड़की हो, अपने ही चीचा पर नजर गड़ाए बैठी हो। तभी 4 गार्ड्स निर्मला आंटी के साथ अंदर आ गए। उन्होंने जूही को देखकर कहा, मिस जूही, आपने बुलाया हमें? गार्ड्स की बात सुनकर जूही ने आकांक्षा को देखकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट देखकर तो आकांक्षा डर ही गई। वो रिया के बगल में जाकर खड़ी हो गई। रिया को जूही का प्राउड चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बुलाया क्या तुम्हें यहाँ? बाहर जाओ। रिया की बात सुनकर गार्ड्स डिफिकल्ट पोजीशन पर आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जूही की बात माने या रिया की। गार्ड्स मन में सोच रहे थे, जब तक सर थे तब तक तो हम जूही मैम की ही बात सुनते थे, पर अब तो नीना मैडम के चलते रिया मैम की बात सुननी पड़ती है। अब क्या करें हम? फिर सभी गार्ड्स एक दूसरे की ओर, फिर जूही की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। वो जानते थे कि अगर उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ जूही ही है। रिया से तो उम्मीद रखना ही बेवकूफी थी। जूही भी गार्ड्स की उलझन समझ रही थी, इसीलिए उसने उनसे कहा, फॉरगेट इट, जाओ तुम लोग बाहर अपना काम करो। जूही सोचने लगी, मैं अपने लिए इन गार्ड्स की नौकरी दांव पर नहीं लगा सकती, और मेरे पास कोई रियल पावर भी तो नहीं है कि मैं इनसे कह दूं, जाओ और कल से सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आ जाना। गार्ड्स वहां से जाने को मुड़ गए। इस वक्त जूही की हारी हुई शक्लें देखकर रिया और आकांक्षा के मन में लड्डू फूटने लगे। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए सोचा, हो मैं इस जूही से बेकार में घबरा रही थी, ये तो सिर्फ बात करने की है, कोई दम नहीं है इसमें। सो सैड। पर जैसे ही गार्ड्स बाहर जाने वाले थे, एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, जिसे सुनकर जूही और रिया दोनों ही चौंक गए। वो आवाज नीना पांडे की थी। उसने गार्ड से कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। नीना पांडे की इस बात पर रिया जल्दी से बोली, मॉम ये। रिया की बात काटते हुए नीना पांडे ने कहा, चुप रहो तुम। फिर नीना पांडे ने आकांक्षा की ओर देखकर गार्ड से कहा, इनको बाहर ले जाओ। सारे गार्ड्स आकांक्षा के पास आकर उससे बाहर जाने को कहने लगे। आकांक्षा ये देखकर इंसल्टेड फील कर रही थी। उसने रिया की ओर देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया मैंने, अब तुम मेरी ऐसे इंसल्ट करवाओगी? रिया को नीना पांडे ने हैरान कर दिया था। उसने आकांक्षा को देखकर कहा, तुम जाओ, अभी मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। रिया की बात सुनकर आकांक्षा वहां से चली तो गई, पर मन ही मन वो सोच रही थी, इतनी मुश्किल से इतने बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बना पाई हूं, इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी। जूही ने आकांक्षा के जाने के बाद चैन की सांस ली। उसने सोचा, मेरा एक भी दिन यहाँ शांति से नहीं गुजरता। पर जूही इस बात से ज्यादा हैरान थी कि नीना पांडे ने उसकी हेल्प क्यों की। उसने मन ही मन सोचा, ये नीना पांडे बिना बात के मुझ पर मेहरबान तो होने से रही, जरूर कुछ हिडन मोटिव है इनका। पर क्या हो सकता है? जूही तो पागल हो जाएगी ये सब सोचते सोचते। ओ गॉड।
जूही किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे से रिया जूही को जाता देख अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने सोचा, कितना अच्छा मौका था जूही की इंसल्ट करने का, पर पता नहीं माँ कहाँ से बीच में आ गई। एक तो कुछ काम है नहीं इनके पास, जब देखो मेरे मामलों में टांग अड़ाने चली आती है और अभी फिर लेक्चर देना शुरू कर देंगी। ये अपने असिस्टेंट के साथ ही क्यों नहीं रहती, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। अगली सुबह सिंघानिया कॉर्पोरेशन एकदम शांत था, जैसे पिछले दिन ऋषि को लेकर कोई खबर ही नहीं उड़ी थी। ये कमाल था ऋषि की पावर और मीडिया कॉन्टैक्ट्स का। विनय ने इसमें बड़ी मेहनत की थी। मीडिया से ये खबर गायब हो जाने से कई लोगों के दिल में सुकून था, पर कई लोगों की रातों की नींद छिन गई थी, जिनमें से एक थी सुपर मॉडल आकांक्षा सक्सेना। वो अगली सुबह ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच गई। आकांक्षा रिसेप्शन के पास खड़े होकर रिसेप्शनिस्ट से रूडली कह रही थी, तुम शक्ल क्या देख रही हो मेरी, जानती नहीं क्या कि मैं कौन हूँ? मुझे अभी ऋषि से मिलना है, अभी जल्दी कॉल लगाओ वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करने के लिए फोन उठाया। फोन करने के बाद जो जवाब आया वो सुनकर आकांक्षा हिल गई। आखिर आकांक्षा के क्या इरादे हैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आने के? क्या जूही और ऋषि का रिश्ता इस नए तूफान का सामना कर पाएगा?